नमस्कार दोस्तों, मैं चाणक्य आपको फिर से अपनी चैनल भारत एक खोज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने जा रहे हैं भारत के इतिहास को। आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि भारत का एक नक्शा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और इसी नक्शे के आधार पर हम भारत के इतिहास, भारत की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। ये नक्शा है एक गेम का, एक कंप्यूटर गेम है उसका। तो जो भारत की हिस्ट्री या इतिहास बनाया गया होगा वो ऑब्वियसली इस गेम डेवलपर के अनुसार ही बनाया गया होगा। तो हो सकता है कि कुछ इतिहास सही ना हो या उसमें थोड़ी त्रुटियां हो, पर हम उसको साइड में रखते हुए फिर भी हम जो ओवरऑल भारत का इतिहास है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम भारत के इस गौरवशाली इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमें ये पहले समझना होगा कि जो आज का भारत है वो भारत उतना ही नहीं था। आज के भारत के अलावा जो आज का पाकिस्तान है, आज का अफ़गानिस्तान है, वहाँ तक भारत की सीमा फैली हुई थी और वहाँ से लेके ऑल द वे पूर्व में म्यांमार तक, और कुछ लोग तो कहते हैं ऑल द वे टू दी कंबोडिया, जहाँ पे आज भी आपको अंगकार वाट का मंदिर विद्यमान स्थापित हुआ अभी भी दिखाई पड़ेगा। तो हम शुरुआत करते हैं 1 जनवरी 769 यानी कि 769 को। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भारत का जो बैकग्राउंड है कि इस्लामिक इन्वेजन जब भारत पर हुआ था तो उसकी तारीख थी 712, जब पहली बार मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आया था और सिंध यानी कि इस जगह पे जहाँ से इंडस रिवर जाती है यहाँ पे उसने आक्रमण किया था और राजा दाहिर को हराया था। तो उस हिसाब से इस रीजन में ऑलरेडी इस्लामिक रिलीजन होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस सिंध के रीजन में सुल्तान हिस्सान ऑफ तगलिबिद सल्तनत यानी कि ऑलरेडी कोई सल्तनत यहाँ पे स्थापित हो चुकी है। और भारत में उस टाइम पर जब इस्लामिक इन्वेजन हो रहा था उस टाइम पर दो बहुत बड़े घराने हुआ करते थे, और आप उसे कह सकते हैं एक प्रकार से कॉन्फेडरेसी या अलायंस हुआ करती थी। एक थी प्रतिहार जो आज के राजपूताना, जो राजस्थान बनता है वहाँ पर आज के राजपूताना के छोटे छोटे जो राज्य हुआ करते थे उससे वो अलायंस बनता था। और दूसरा था राष्ट्रकूट जो आज के महाराष्ट्र और कर्नाटक से बनता था, वो भी एक बहुत बड़ा अलायंस था। तो ये दोनों जो कह सकते हैं जो किंगडम है जो एक अलायंस से बनते थे, तो ये दोनों उस टाइम पर हुआ करते थे। उसके अलावा दिल्ली में तोमार वंश था उस टाइम पर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है राजा वासुदेव तोमार राज, तो वो था। फिर नेपाल की और एक सरस्वती और श्रावस्ती नाम का एक राज्य हुआ करता था। फिर बीच में थे विदिशा, चेदी, बाना, और साउथ में पल्लवा और पांड्या थे। और बंगाल में उस टाइम पर पालाव का राज था। और यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है वो उसको मलेच्छ कहा जाता था। और जो असम का हिस्सा था वहाँ पे शांति देवा के नाम से वो प्रसिद्ध था। तो ये थी जियोग्राफी उस टाइम पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिंध में तो ऑलरेडी इस्लामिक इन्वेजन हो चुका है। हालांकि जो उस टाइम का जो कश्मीर था वहाँ पे कारकोटा साम्राज्य की स्थापना थी। और ये आपको जो आज की पॉलिटिकल सिचुएशन है कश्मीर में, उसके कारण शायद आप
कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसको जान नहीं पाएंगे, पर ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि आप जाइए, थोड़ा रिसर्च करिए कि ये कारकोटा साम्राज्य जो कश्मीर में था, ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। तो वहाँ पे तो उस टाइम पर भी अभी हिंदू राजा ही थे, महाराजा जयपीड़ा। और ये जुनबिल, ये बुद्धिस्ट थे, ये अफ़गान थे पर ये बुद्धिस्ट हुआ करते थे। ये यहाँ पे अफ़गानिस्तान का भी रीजन आ जाता है। ये तकरीबन आज के जो केपी के हैं, जहाँ पे आपको पश्तून या पठान मिलते हैं, वो एरिया पे उस टाइम पर इनका राज हुआ करता था। और फिर ये है बामियन, ये भी बुद्धिस्ट थे उस टाइम पर। तो बुद्धिस्ट वहाँ 769 तक तो उनका कोई सफाया नहीं हुआ था, अभी भी वो बुद्धिस्ट वहाँ पे रह रहे थे, उनका राज्य स्थापित था। हालांकि जो इन्वेजन हुआ था अब्बासीड डायनेस्टी का, जैसे कि आप देख सकते हैं कि उस टाइम पर ये अरब में जब इस्लाम का उद्भव हुआ, फिर जो इस्लामिक इन्वेजन हुआ वो ऑल द वे टू द यूरोप तक पहुंच गया था। बाइजेंटाइन एम्पायर को वहाँ पे चुनौती दे रहा था, और इस तरह भारत में हमारे सिंध तक पहुंच चुका था। एक दूसरा है जो आज का खुरासन है, बलूचिस्तान के आसपास, और ईरान की जो खुरासन है वहाँ पे भी जूनिस्ट लोग थे, ये पैगन लोग हुआ करते थे। और कलात जिसे आपने बहुत बार सुना होगा, तारिक फ़तेह भी बात करते हैं कि कलात नाम का स्टेट, जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए तब कलात नाम का स्टेट भी आज़ाद हुआ था, जिसे आज हम बलूचिस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो वो उस टाइम पे भी था, और जैसे कि आप देख सकते हैं वो बुद्धिस्ट था। तो ये है हमारी भारत की उस टाइम की जियोग्राफी 769 की। तो अब हम आगे बढ़ेंगे डेट के हिसाब से। तो अब हम आ जाते हैं सन 867 में। तो 867 में उस टाइम पर आप देख सकते हैं कि अरब वर्ल्ड में अब्बासीड डायनेस्टी के भागले पड़ चुके हैं, उसको वो डायनेस्टी टूट चुकी है। और ईरान में उस टाइम पर सफ़रीड या सफ़ावीड डायनेस्टी का उद्भव हो चुका था, जो एक सुन्नी इस्लामिक स्टेट थी उस टाइम पर। और सिंध में अभी भी जो इन्वेजन ऑलरेडी हो चुका था, इस्लामिक इन्वेजन, तो सुन्नी ऑलरेडी वहाँ पे है ही। हालांकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने अपना टाइटल महाराजा रखा है, ना कि सुल्तान या आमिर और जो होता है इस्लामिक टाइटल्स। और यहाँ पर बानू सामा जो मुल्तान का रीजन है, वहाँ पर भी इस्लाम पहुँच चुका था, सुन्नी पंजाबी। और वैसे आप देख सकते हैं कि जो प्रतिहार केवल राजपूताना तक सीमित था, अब वो उनकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्होंने एक्सपेंड किया। अयोध्या का जो राज्य हुआ करता था वहाँ से ऑल द वे टू द बंगाल तक, जहाँ पे पालाव का एक बहुत बड़ा किंगडम था। राष्ट्रकूट भी उतना ही है, वो भी उस टाइम पर बहुत बड़ी अलायंस हुआ करती थी। और साउथ में फिर छोटे मोटे राजा हुआ करते थे। चोलाओं का भी उस टाइम पर राइज हुआ था। पल्लवा अभी भी थे, पांड्या, ये सब अपनी जो लोकल पॉलिटिक्स थी वहाँ पर ही उलझे हुए थे। और यहाँ पर उड़ीसा के आसपास भी आपको छोटे मोटे राज्य दिखाई देंगे। नेपाल, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है। नेपाल का राज्य स्थापित हो चुका था 867 तक, और वहाँ के राजा थे राजा मानदेव ऑफ नेपाल। और आज का जो उत्तराखंड था वहाँ पर, और थोड़ा बहुत नेपाल भी, वहाँ पर भी एक छोटा राज्य था। कांगड़ा भी एक अपने आप में एक राज्य था। और अफ़गानिस्तान में ये बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है जो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है, कि फिर से वहाँ पे शाही, यानी कि आप देख सकते कि हिंदुओं का राइज हुआ था, वो भी अफ़गानिस्तान में। तो जब बुद्धिस्ट
बुद्धिस्ट वहाँ पे हमने पिछले साल 769 में देखा था कि बुद्धिस्ट वहाँ पे हुआ करते थे, उनका राज्य था अफ़गानिस्तान में। पर जैसे ये इस्लामिक इन्वेजन भारत की ओर बढ़ा, तब फिर से वहाँ पे हिंदू राजाओं का राइज हुआ। वो राइज बहुत ही छोटा ही रहा था समय में, फिर तुरंत ही इस्लामिक इन्वेजन ने उसको भी दबोच लिया। पर आप देख सकते हैं कि फिर से हिंदुओं का राइज हुआ था अफ़गानिस्तान में 867 में। तो ये था उस टाइम का जियोग्राफिकल कंडीशन, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली डेट से। तो अब हम आ जाते हैं 1066 में। तो पहले तो हम देख ही सकते हैं कि जो प्रतिहार अलायंस हुआ करता था वो अब टूट के छोटे छोटे राज्य में बट चुका है। और वही साउथ में भी जो राष्ट्रकूट अलायंस हुआ करता था वो भी तकरीबन 2 में ही बट चुका है अब। तो साउथ में हमें दिख रहा है कल्याणी चालुक्य और चोला वंश का उद्भव होता है। और जो छेदी राज्य बहुत छोटा हुआ करता था वो भी एक्सपेंड करना चालू हुआ। पाला राज्य बंगाल में अभी भी डोमिनेट कर रहा है। और यहाँ पे असम की ओर आपको बोमा पाला दिखेंगे। और उसके अलावा छोटे छोटे राज्य भी है, नेपाल भी है अभी भी। और यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो चौहान वंश का उद्भव होता है। और तोमार वंश अभी भी दिल्ली के आसपास मौजूद है। चंदेला राज्य एक नया बनता है। परमार राज्य जो आज के गुजरात और महाराष्ट्र पे रूल कर रहा है, मध्य प्रदेश पे भी। और यहाँ पे राजपूताना में भट्टी है, मारू है। और ये मेरे ख्याल से एक शिया राज्य भी है, करमतिया। और कश्मीर में देखा जाए तो यहाँ पे अभी भी मेरे ख्याल से लोहारा, वो गिलगित अभी भी बुद्धिस्टों के हाथ में है। ये भी कश्मीर में भी हिंदुओं के हाथ में है। और तो हम अभी 1066 में हैं, तो हमें हिस्ट्री के हिसाब से पता ही होगा कि 1025 में मोहम्मद गजनवी ने भारत के यानी कि गुजरात के सोमनाथ पर आक्रमण किया था। तो उस हिसाब से अब गजनवीड जो डायनेस्टी है वो भारत तक पहुंच चुकी है, उसका इन्वेजन हो चुका है नॉर्थ इंडिया में। तो लाहौर और ये आज के जो लाहौर है वहाँ तक वो पहुँच चुके हैं, बहुत ही क्लोज है दिल्ली के। और सिंध में एक नई डायनेस्टी आती है सुमरा, वो भी शिया होती है अब। जो पहले सुन्नी हुआ करती थी अब वो शिया राज्य बन जाता है। और आपने बहुत सारे लोगों को, अगर सिंध के लोगों को आपने जाना पहचाना होगा तो बहुत सारे लोगों के नाम के पीछे भी सुमरा लगा मिलेगा। तो ये उसी हिस्ट्री को दर्शाता है। तो इस्लामिक इन्वेजन भारत में पहुंच चुका है। और अब देखते हैं कि कब तक कश्मीर और भारत के जो दूसरे हिस्से हैं वो कब तक रेजिस्ट करते हैं हिस्ट्री के हिसाब से। और हम अब जाएंगे ईयर बाय ईयर। तो 1067 में तकरीबन कोई डिफरेंस नहीं दिखता। सभी राज्य केवल कल्याणी चालुक्य में थोड़े छोटे छोटे राज्य राइज होने की कोशिश कर रहे हैं। और वो फिर ऑब्वियसली कल्याणी चालुक्य इतने पावरफुल है तो उन्होंने वापस वो जीत लिए। और यहाँ पे 1070 में हम दिख रहे हैं कि चालुक्य चोला, एक शायद उनका क्या कहते हैं मैरिज अलायंस हुआ होगा, उस हिसाब से नाम चोला बदल के चालुक्य चोला रखा गया। और वो भी अब एक्सपैंड करता हुआ उड़ीसा की ओर। तो अब आगे बढ़ते हुए 1071 में पाला में से एक नया राज्य बनता है,
कायवर्त गुजरात में सोलंकी वंश था उस टाइम पर। और ये इंटरेस्टिंग, एक नया राज्य निकल के आता है, गढ़वाल राज्य। और अगर जो अपने अभी की जो पॉलिटिक्स देख रहे होंगे, जो इंडिया नेपाल बॉर्डर की जो सिचुएशन है, वो इसी के कारण नहीं, पर जो नेपाल का जो क्षेत्र हुआ करता था उस टाइम पर, जब उन्होंने ब्रिटिश के साथ युद्ध किया था, तब उन्होंने इस गढ़वाल रीजन को भी जीता था, जो आज के उत्तर प्रदेश में आता है। पर जो सुगौली की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ सुगौली, उसके कारण फिर उन्हें गढ़वाल रीजन को छोड़ना पड़ा था। वो वापस से ब्रिटिश इंडिया में आ गया था। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो वो हिस्सा भी भारत को मिला, और जो आज के उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे एक नई डायनेस्टी अरब वर्ल्ड में उभरती हुई, सेल्जुक डायनेस्टी, तो उनको चुनौती मिल रही है। वो चुनौती दे रहे गजनवी डायनेस्टी को यहाँ पे। और उन्होंने एक्सपेंड किया, 1100 में उन्होंने एक्सपेंड किया, गजनवी के अंदर वो पहुँच गए और बहुत सारा एरिया यहाँ पे जो आज के अफ़गानिस्तान में आता है वो जीत लिया। सोलंकी वंश अब पूरी तरह से गुजरात पर काबिज हो रहा है। अब हम 12वीं शताब्दी में पहुँच चुके हैं। ये सुम्र हो गए, मेरे ख्याल से ये फिर से सुन्नी हो गए। तो मेरे द रीज़न दे चेंज फ्रॉम O to U, मेरे ख्याल से वो इसलिए कि वो पहले शिया हुआ करते थे, अब वहाँ पे सुन्नी रूलर आ गया। गजनवी अभी तक दिल्ली तक नहीं पहुँच पाए हैं, अभी भी तोमार वंश का वहाँ पे शासन। अगर हम यहाँ पे देखें तो महाराज अजय राज, वो चौहान वंश के शासन है, जहाँ पे अजमेर आता है। अगर मैं आगे बताऊंगा जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी शायद इसमें दिखने को मिलेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो और यहाँ पे सोलंकी वंश ने एक्सपेंड किया, वो अब राजस्थान के अंदर पहुँच चुकी है, जो आज का माउंट आबू के एरिया है, वहाँ तक वो पहुँच चुके हैं। गजनवी हालांकि कोई एक्सपेंड नहीं कर पाए, और कश्मीर में अभी भी हिंदू राजा स्थापित है, और गिलगित बल्टिस्तान में बुद्धिस्ट है। जो गिलगित बल्टिस्तान वही है जो आज के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो ये वही एरिया है, जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पे 1118 तक सेल्जुक डायनेस्टी ने गजनवीड को पूरी तरह से खा लिया, उनको पूरी तरह से अब्सॉल्व कर गए। और अब सेल्जुक डायनेस्टी का लाहौर तक राज्य चलता था। वो यहाँ पर कोई सुल्तान उन्होंने अपॉइंट किया है, संजर ऑफ सेल्जुक। और अगर हम देखें अरब वर्ल्ड में तो यहाँ पर भी सेल्जुक डायनेस्टी है, हालांकि उनके बीच में छोटे मोटे अभी भी राज्य थे। पाला डायनेस्टी बंगाल में एक्सपेंड कर रही है, अब वो ऑल द वे टू उड़ीसा तक पहुँच चुकी है। बिहार का भी थोड़ा बहुत हिस्सा उनके पास आ गया है। सोलंकी वंश में महाराज जयसिंह वो स्थापित है। परमार वंश में वो उस टाइम पे नरवर्मन, चौहान में अर्णु राजा, गढ़वाल में गोविंद चंद्र, और तोमार वंश में महिपाल। तो ये थोड़े राजाओं के नाम थे। तो कोई अभी चेंजेस नहीं आ रहे मैप में। पाला बस एक्सपेंड कर गया है असम में भी, और जो आज का जो भारत का नॉर्थ ईस्ट है
वहाँ पर डोमिनेट कर रहा है। आज का जो बांग्लादेश है वहाँ पर भी पालाव का राज्य था। और 1138 में पालाव में से टूट कर एक नया डायनेस्टी बनती है, वैद्य देवा। उनके राजा महाराज वैद्य देवा वो अपना किंगडम स्थापित करते हैं। और पाला और टूटती हुई और सेना नाम का एक अलग राज्य बनता है। 1142 में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे चेंज आया। परमार डायनेस्टी बदल के मालवा की डायनेस्टी बनती है। और सोलंकी में भी टूटती हुई एक नए ठाकुर भी एक टाइटल हुआ करता था जो राजा के नीचे का टाइटल है इस गेम के अनुसार। और 1150-51 में हिस्टोरिकल नाम जो आपने पढ़ा भी होगा, तोमार वंश के अनंगपाल जो पृथ्वीराज चौहान के नाना जी भी हुआ करते थे, वो गद्दी पर आ चुके हैं तोमार वंश के दिल्ली में। सेल्जुक डायनेस्टी को एक्सपेंड फर्दर नहीं कर पाई भारत में। और 1155 में तोमार वंश और चौहान वंश के बीच शायद मैरिज अलायंस होता है। अगर आपको पता हो कि अनंगपाल की जो बेटी थी कपूर देवी और चौहान साम्राज्य के राजा सोमेश्वर चौहान जो पृथ्वीराज के पिता भी थे, उन दोनों का विवाह होता है। उसके कारण शायद यहाँ पे दिखाया गया है चौहान का एक ही राज्य अब। और यहाँ पे बहुत बड़ा चेंजेस होता हुआ साउथ में। चालुक्य चोला वो अभी भी उतना ही, उनका साम्राज्य उतना ही है, पर जो चालुक्य हुआ करते थे अब वो बन गए होयसला। और यहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटक में कलाचुरी नाम की एक डायनेस्टी। और सोलंकी जो गुजरात से शुरुआत होती है उसकी, वो एक्सपेंड करती है राजस्थान में और अब मध्य प्रदेश में भी। तो ये बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और एक बहुत बड़ा चेंजेस वंस अगेन, तो सेल्जुक में गजनवीड डायनेस्टी पूरी तरह से अब्सॉल्व हो चुकी थी, पर अचानक फिर से वो गजनवीड डायनेस्टी बाहर आती है। जब सेल्जुक डायनेस्टी टूटती है तो गजनवीड डायनेस्टी आती है और उसमें से आपको खुरासन डायनेस्टी भी मिलती है। एक जीबाल नाम की डायनेस्टी है और एक छोटी सी एक और डायनेस्टी है। तो सेल्जुक बस ईरान के एक छोटे से भाग में सिमट कर रह जाता है। तो 1165 में आपको दिख रहा है पृथ्वीराज ऑफ चौहान किंगडम। ये पृथ्वीराज वो नहीं है कि जो पृथ्वीराज चौहान को हम जानते हैं वो पृथ्वीराज 3rd थे। तो ये मेरे ख्याल से पृथ्वीराज 2nd है, तो वो नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात होगी कि कब जाके ये गजनवीड डायनेस्टी हटेगी और गौरी डायनेस्टी का उद्भव होगा, वो एक इंटरेस्टिंग बात रहेगी। तो देखते हैं आगे। 66-67 गढ़वाल डायनेस्टी यहाँ पे थोड़ी एक्सपेंड करती हुई। और अभी ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, 1169 में महाराज सोमेश्वर ऑफ चौहान किंगडम, ये सोमेश्वर चौहान वही है पृथ्वीराज चौहान के पिताजी। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट आपको दिखने को मिल रहा है 1169 में। और यहाँ पे 1170 में गजनवीड में से ही टूटकर बनती है गौरी डायनेस्टी, जिनके क्षत्रप है गियासुद्दीन
गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी का भाई था। और शायद ये गियाथ वही है जो मोहम्मद गौरी के चाचा थे। तो ये वो उनका भाई नहीं है, ये उनके चाचा थे उस टाइम पर। तो वो बनाते हैं गजनवीद को तोड़कर गौरी डायनेस्टी। 71 में बीबी सोमेश्वर चौहान किंगडम के महाराज हैं। और जम्मू कश्मीर में कोई हलचल नहीं। ये भी थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो भी इस्लामिक कन्वर्जन हुआ वो जम्मू कश्मीर को छुए बिना ही भारत में एंटर हुआ है, वो दिल्ली तक पहुंचा है। तो ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि ऐसा क्यों हुआ। शायद जम्मू एंड कश्मीर एक बर्फीली जगह है, पहाड़ों के बीच में है, तो इन्वेजन करना युद्ध करना मुश्किल होगा। तो इसके कारण वहाँ पे अभी तक कोई इस्लामिक कन्वर्जन नहीं हुआ। और शायद इवन हुआ भी होगा तो उतनी सक्सेसफुल नहीं रहा होगा। और 1173 में जैसा कि हम देख रहे हैं कि गौरी डायनेस्टी अब एक्सपेंड कर रही है, भारत की ओर आगे बढ़ रही है। साउथ में बहुत ही केओस टाइप की सिचुएशन है। कल्याणी चालुक्य वापस अपनी रेपुटेशन लेते हुए वापस वो राइज करना चाह रहे हैं। सिंध में अभी भी सुमरों का डायनेस्टी चल रहा है, उन पर भी कोई आँच नहीं आ रही। शायद हो सकता है कि वो उनके वैसल हो। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि गजनवीद पूरी तरह से सिमटती हुई, चौहान अब थोड़ा सा एक्सपेंड करते हुए नॉर्थ की ओर 1177 में। और ये हम देख सकते हैं 1177 में जो हिस्टोरिकल फिगर जो पृथ्वीराज चौहान को हम जानते हैं वो बनते हैं दिल्ली के महाराज। और उस टाइम पर उनके नाना जी भी जीवित थे, अनंगपाल। जब उनकी उम्र शायद 11 साल की थी तभी उनको अजमेर की गद्दी सौंपी गई थी और फिर बाद में उनको दिल्ली की गद्दी मिली थी। पर ऑब्वियसली ये एक गेम है तो वो सब हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। पर एटलीस्ट जो अजमेर और दिल्ली दोनों पर उनका शासन था वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कन्नौज के महाराज जयचंद थे, वो भी आपको दिखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि चंदेलों के साथ जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान का, वो शायद हमें देखने को मिलेगा जब ये वैनिश होगा। एक चंदेरी नाम का एक नया राज्य खड़ा होता है चंदेलों में से ही। तो इसका कारण शायद यही है कि पृथ्वीराज चौहान और चंदेलों के बीच युद्ध होता है। उसमें आला उदल नाम के जो 2 योद्धा थे उनको वीर गति प्राप्त होती है। बहुत बड़े योद्धा हुआ करते थे। तो वही यहाँ पे शायद हिस्टोरिकल फिगर दिखाया जा रहा है। हालांकि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गजनवीद क्या कोई डायनेस्टी भी था उस टाइम पर पृथ्वीराज चौहान के समय में। और 1186 में गजनवीद का सफाया हो जाता है। गौरी डायनेस्टी उनको पूरी तरह से उनका सफाया कर देती है 1186 में। और अब गौरी डायनेस्टी दिल्ली की ओर आगे बढ़ती हुई 1188, 1189, 1190 और 1191 ये वो समय है जब चौहान और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच पहला युद्ध होता है। तराइन का पहला बैटल वो यहीं पे दिल्ली के पास में ही होता है।
उसमें पृथ्वीराज चौहान को विजय मिलती है। पर 1192 में ये बहुत ही देखने वाली बात होगी, जिस तरह से मैप चेंज होगा। ये चौहान डायनेस्टी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और ये 1192 वो डेट है, वो मार्क है जब इस्लामिक इन्वेजन आज के भारत में पहुंचता है। और फिर 1193 में गढ़वाल को भी पूरी तरह से सफाया कर देती है गौरी डायनेस्टी। पर 1192 से 1206 तक घोरी के जो छोटे छोटे क्षत्रप हुआ करते थे, जैसे कि शाह कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी एक स्लेव था जो बाद में जाके सुल्तान बनता है दिल्ली का। तो वो भी इस एरिया का भी उनको उसको शाह बनाया गया है गौरी डायनेस्टी एज अ पार्ट ऑफ गौरी डायनेस्टी। तब चलते हैं तो 1203 में चंदेलों को भी पूरी तरह से सफाया हो जाता है। चंदेला फिर छेदी राज्य चंदेल राज्य बन जाता है। तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि जो उस टाइम का चंदेल था वो उसका सफा हो जाता है, पर छेदी चंदेल बन जाता है। और 1204 में एक्सपेंड करता है बंगाल में। 1204 is the date when Bengal sees the first Islamic invasion. तो ये बहुत बड़ा राज्य गौरी डायनेस्टी का। 1205 में चंदेल थोड़ा बहुत अपना राज्य वापस जीतते हैं। और 1206 ये तो बस एक्सपेंड करते हैं। और ये गौरी डायनेस्टी तो अपने जो सुल्तान होते हैं उनको रखता है, पर जो एक कॉन्क्रीट एम्पायर भारत का इस्लामिक एम्पायर जो बनता है वो 1206 में बनता है। और वो होती है दिल्ली सल्तनत, और उसे मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। उसका बादशाह होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो हम जानते हैं। और गौरी डायनेस्टी फिर ईरान और वहाँ पे सिमट जाती है। और सिंध में से भी जो सुमर डायनेस्टी हुआ करती थी उसका भी सफा हो जाता है। हालांकि अभी भी नेपाल है या कश्मीर है, वहाँ पर कोई अटैक नहीं हुआ। ये जो एरिया है उत्तराखंड का, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो मुश्किल भी होगा इन्वेजन करना। और 1210 में फिर सिंध में एक नई डायनेस्टी आती है कबजा। 1211 में फिर मामलुक डायनेस्टी, जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, वो टूटती है। और उसमें से बनती है दिल्ली सल्तनत, जिसका बादशाह होता है इल्तुतमिश। अगर आप मेरी YouTube चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है इल्तुतमिश के बारे में। और बंगाल में खिलजी, गियासुद्दीन खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत होती है बंगाल में। यहाँ अफ़गानिस्तान में एक यिल्डोज़ नाम की डायनेस्टी होती है। हालांकि अभी भी चौहान, राजस्थान में चौहान वंश है, गुजरात में सोलंकी है, ये सब अभी इन्वेड नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश में परमार है। और महाराष्ट्र में नई डायनेस्टी आती है सेना यादव। और कर्नाटक में होता है होयसाला। और तमिलनाडु और आज के हैदराबाद में होती है चालुक्य चोला। और फिर चालुक्य चोला में से टूट कर बनती है कड़वा राज। और हिस्टोरिकल एक बहुत बड़ी हिस्ट्री मैप के पीछे इंडिया की मैप के पीछे जो
देखने को मिल रही है वो है मंगोल एम्पायर, जो हमने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में। ये सबसे बड़ा एम्पायर हुआ करता था, तो इसकी शुरुआत हो चुकी थी उस टाइम पर 1220 में। 1221 में वो एक्सपेंड करता है, ईरान तक पहुंच जाता है, ये पूरा का पूरा इलाका मंगोल एम्पायर में आ जाता है। हालांकि अभी भी कश्मीर में बुद्धिस्ट और हिंदू ये दोनों विराजमान हैं। यहाँ पर भी जो जो लद्दाख के इलाका है वहाँ पर भी बुद्धिस्ट हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और नेपाल ये भी अपनी अपनी जगह पे है। और 1227 में जो खिलजियों ने अपनी खुद की डायनेस्टी बनाई थी, गयासुद्दीन उसको इल्तुतमिश अब्सॉल्व कर लेती है, अपने अंदर समा लेती है। हालांकि मेरे ख्याल से शायद गयासुद्दीन खिलजी को मार दिया जाता है और उसकी जगह पे सुल्तान मोहम्मद को बंगाल का सुल्तान बनाया जाता है। 1228 में कबाजा उसका भी सफाया कर देती है, उसको अपने अंदर समा लेती है। और मंगोल एम्पायर भी टूट जाता है, उसका भी छोटे छोटे एम्पायर बन जाते हैं, इलखानाते और चागताई। और 1229 में खिलजी डायनेस्टी फिर से आती है, सुल्तान बल्ख ऑफ खिलजी। उस टाइम पर भी इल्तुतमिश था, तो पता नहीं ये जो बीच में खिलजी डायनेस्टी वापस आती है और फिर उसको फिर से दिल्ली सल्तनत में वापस लिया जाता है। शायद वहाँ पे रिवोल्ट हो रहा होगा, जो वहाँ के लोकल सुल्तान होंगे वो अपने आप को सुल्तान घोषित करने की कोशिश कर रहे होंगे, दिल्ली से अलग होने की कोशिश कर रहे होंगे। ऑब्वियसली किसको पावर नहीं चाहिए, ये भी पॉलिटिक्स हो रही होगी। तो 1236 में फिरोज बन जाता है सुल्तान, और ये भी एक हिस्टोरिकल फिगर है। 1237 में थोड़े समय के लिए इल्तुतमिश की बेटी रज़िया बनती है दिल्ली की एकमात्र फीमेल सुल्तान, रज़िया सुल्तान, जिसके ऊपर आपने टीवी सीरियल भी देखा होगा। तो वो यहाँ पे दिखाया है 1238, 1239 और 1240 में। ऑब्वियसली शायद उसका चचेरा भाई था या कुछ था रज़िया का, बहरम, वो उसको और उसके प्रेमी को ख़त्म कर देते हैं, रज़िया और उसके प्रेमी को, और वो खुद दिल्ली का सुल्तान वापस से बन जाता है। हालांकि अभी भी राजस्थान में चौहान हैं, अभी भी गुजरात में इस्लामिक इन्वेजन नहीं हुआ अभी तक, 1242 तक। और यहाँ पर ये भी एक हिस्टोरिकल डायनेस्टी, अहोम डायनेस्टी, वो एकमात्र डायनेस्टी है जिसने मुग़लों को डिफीट किया था। मुग़ल ब्रह्मपुत्रा नदी के पार नहीं पहुँच पाए थे कभी भी, वो ब्रह्मपुत्रा नदी से कभी भी एक्सपेंड नहीं कर पाए, उसका एकमात्र कारण था अहोम डायनेस्टी। तो यहाँ पे कलिंग गंगा ने थोड़ा सा हिस्सा दिल्ली सल्तनत से लिया, हालांकि वो बहुत बड़ी है, उससे कोई कोई डिफरेंस नहीं होगा। मोहम्मद ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली सल्तनत का एक नया सुल्तान आ गए।
वाघेला डायनेस्टी आती है फिर गुजरात में उस टाइम पे। ट्वेल्व 1251 में बंगाल में फिर से एक रिवोल्ट टाइप कुछ होता है और वहाँ पे टर्किश सुल्तान बन जाते हैं, इख्तियारुद्दीन उनका नाम। हालांकि दिल्ली में भी टर्किश रूलर ही थे मोहम्मद, तो उन्हीं के कोई सगे होंगे या उसकी आर्मी में कोई होगा जिसने रिवोल्ट किया और अपने आप को बंगाल का सुल्तान बना दिया। 1255 में वो एक्सपेंड करता है और कलिंग गंगा डायनेस्टी को पीछे हट करवाता है। 1257 में वापस से दिल्ली बंगाल के रिवोल्ट को शांत करती है और उसे वापस जीत लेती है। तो ये एक लुका छुपी का खेल चल रहा था दिल्ली की सल्तनत और बंगाल में। जो कोई भी सुल्तान हुआ करता था, दिल्ली का जो सूबेदार हुआ करता था, सरल भाषा में बताओ तो वो हमेशा से दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट जाकर रिवोल्ट करता था और अपने आप को सुल्तान बनाता था। और फिर बाद में दिल्ली सल्तनत उस रिवोल्ट को शांत करती थी और वापस से अपने अंदर समा लेती थी। तो ये एक लुका छुपी का खेल चल रहा है 1206 से, जब से इस्लामिक इन्वेजन भारत में हुआ और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तब से। अगेन एक और बंगाल में डायनेस्टी आ जाती है, ततर सल्तनत, वो भी टर्किश ही है। तो ये एक अजीब सा लुका छुपी का खेल चल रहा है बंगाल और दिल्ली के बीच। और साउथ में सेना यादव एक्सपेंड करती है। ये कुल्ली पाक के नाम की एक डायनेस्टी थी, उसको हटाकर वहाँ पे अपना राज्य स्थापित करती है। और 1266 में एक नए बादशाह आते हैं, बलबन डायनेस्टी स्थापित होती है। वो भी टर्किश ओरिजिन की है, सन्नी मुस्लिम। हालांकि अभी भी आप देख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर अनटचेबल रहा है, जबकि भारत में ज़ोरों शोरों से इस्लामिक इन्वेजन हो रहा था। 1273 में वापस से वही लुका छुपी का खेल, सुल्तान तुगन ऑफ तुगरल सल्तनत, एक नई सल्तनत स्थापित होती है बंगाल में। वो भी टर्किश ओरिजिन, दिल्ली वाले भी टर्किश ओरिजिन, तो आपस में कोई ना कोई रिश्ता होगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मंगोल एम्पायर, वो अभी भी एक्सपेंड करती हुई ये इल्खानते, ये मंगोलिया के सब इन्वेजन करते हुए ईरान में पहुँचे थे। फिर ऑब्वियसली उन्होंने सुन्नी मज़हब को अपना लिया। यहाँ पे काबुलिस्तान बना था और ये मंगोल ही है। हालांकि उनका रिलीजन टेंगरी है, यानी कि पैगन थे। तो अफ़गानिस्तान में उस टाइम पर जब भारत में ज़ोरों शोरों से इस्लामिक इन्वेजन हो रहा था, तब अफ़गानिस्तान में एक पैगन रिलीजन था, क्योंकि मंगोल आए थे मंगोलिया से इन्वेड करते हुए,
और कुछ लोगों ने तब तक कभी सुन्नी इस्लाम को कबूल नहीं किया होगा। ये कुछ युआन नाम की डायनेस्टी चाइना में अगेन 1281 में बंगाल की डायनेस्टी को ख़त्म करते हुए फिर से दिल्ली डायनेस्टी। और अगेन 1286 में बंगाल में राइज होता है सुल्तान बुगरा ऑफ बंगाल। यहाँ पे नए बादशाह कैकबाद ऑफ बलबन खागान थे। तो बस दिल्ली और बंगाल एक पूरी सेंचुरी इस्लामिक इन्वेजन दिल्ली और बंगाल के बीच ही रही थी। इससे आगे वो बढ़ नहीं पाई। साउथ में उनका कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ था, ना ही वो आज के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नेपाल में पहुंच पाई थी, ना ही जम्मू कश्मीर में पहुंच पाई थी। और 1291 में बलबन डायनेस्टी ख़त्म होके आते हैं वंस अगेन खिलजीज। फिरोज़ शाह ऑफ खिलजी डायनेस्टी की स्थापना होती है 1291 में। और वो खिलजी डायनेस्टी है, वो जाके फिर साउथ में एक्सपेंड करती है, भारत के साउथ इंडिया में। यहाँ पे बलबन डायनेस्टी, सुल्तान रुकनुद्दीन, ये खिलजी भी टर्किश ओरिजिन का ही है। ये कुछ अजीब सा चेंज है। ईरान में ये दिखा रहे हैं कि युआन डायनेस्टी पहुंची थी, जो मंगोल थी। ऑब्वियसली मंगोलों ने इन्वेजन किया है ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में, इंडिया के अलावा। पर ये कह रहे हैं वो बुद्धिस्ट थी, और हो सकता है क्योंकि ओरिजिनल मंगोलिया का मंगोलों का जो ओरिजिन है वो बुद्धिस्ट ही था। फिर बाद में जाके वो सब के सब सुन्नी बन गए, या कुछ लोग शिया बन गए। तो हो सकता है कि उस टाइम पे वापस से इस्लामिक इन्वेजन को वापस भेजा गया हो इन मंगोलों के द्वारा। और रिमेंबर, जब अगर आपने मूवी देखी होगी पद्मावत की, तो उसमें जो खिलजी हैं, अलाउद्दीन खिलजी, वो उसका भी यहाँ पे आएगा फिगर। उसने मंगोलों को हराया था, तो वही हिस्ट्री यहाँ पे दिखाई दे रही है मंगोलों की। क्योंकि यहाँ खिलजी और मंगोलों के बीच सीधी दुश्मनी हो सकती है, ये उनकी सीमा है यहाँ पे। तो अभी तो फिरोज़ है खिलजियों में। फिर 1296 में आते इब्राहिम ऑफ द खिलजी, यहाँ पे बलबन डायनेस्टी बंगाल में। फिर मोहम्मद आते हैं 1297 में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से 1298 में खिलजियों ने ग्वालियर को जीत लिया। ग्वालियर चला गया। 1299 में यहाँ से गोडवाड़ का जो राज्य था उसमें से एक हिस्सा ले लिया। और 1300 में यहाँ पर भी खिलजी पहुँच जाते हैं बीच में समहाउ। और बंगाल में एक नई डायनेस्टी आती है, सुल्तान फिरोज ऑफ इतिगिन, वो भी टर्किश ओरिजिन के। ये भी तो खिलजी धीरे धीरे साउथ
गुजरात और मध्य प्रदेश में पहुंचते हुए। (1301) में रणथंभौर जो एक छोटा सा राज्य था वो भी जीत लिया। और 1304 में गुजरात की वाघेला डायनेस्टी को चुनौती मिलती है खिलजियों से, और गुजरात पहली बार 1304 में इस्लामिक इन्वेजन होता है गुजरात में 1304 में। वो करते हैं खिलजी और वाघेला डायनेस्टी को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। 1305 में और इन्वेजन होता है सिंध में। 1304 में गुजरात में होता है। 1305 में परमार डायनेस्टी को पूरी तरह से नेस्त नाबूद किया जाता है खिलजियों के द्वारा। और फिर सीधा उनका मुकाबला होता है सेना यादव, जो एक बहुत बड़ी रियासत थी साउथ में। और पांड्या भी थे, होयसला भी थे। तो 1307 में पूरा सफाया हो जाता है सेना यादव का, पूरा सफाया। इतने बड़े राज्य का पूरा सफाया खिलजी कर देते हैं। हालांकि यहाँ पर एक छोटा सा राज्य अभी भी है, मुझे पता नहीं किस हिस्टोरिकल फैक्ट के कारण वो रखा गया है, पर इस सेना यादव के महाराज रामचंद्र का पूरा सफाया हो जाता है 1307 में। उस टाइम पर थे पातशाह मोहम्मद ऑफ खिलजी। फिर यहाँ पे शायद कोई रिवोल्ट होता है और गोडवाड़ नाम का किंगडम वापस आता है। तो खिलजियों ने पूरा एक्सपेंड कर लिया है भारत में। इंटरेस्टिंग चीज़ अब देखने को हमें मिल रही है कि काबुलिस्तान में जब मंगोल थे तो उनकी शुरुआत हुई थी बुद्धिस्ट से, नाउ वो बन चुके हैं शिया। तो जैसे कि हम सबको पता है हिस्टोरिकली उनका ओरिजिन बुद्धिस्ट था, पर वो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे ही युआन जो मंगोल ओरिजिन के थे वो भी बुद्धिस्ट थे, पर वो कन्वर्ट हो जाता है शिया में, क्योंकि उस टाइम पर अभी भी छोटे बड़े शासक जो हुआ करते थे वो सुन्नी या शियाई थे। तो उनके इन्फ्लुएंस से जो मंगोल इन्वेडर्स थे वो शिया बन जाते हैं। और खिलजी पूरी तरह से टर्किश ओरिजिन की सुन्नी रहती है। 1316 में मुबारक ऑफ खिलजी नए कोई शासक आते हैं और रिवोल्ट बढ़ता है खिलजियों पर 1317 में। जैसा कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे राज्य अपने आप को स्वघोषित राज्य कर देते हैं। चौरगढ़, चांद, कोल्हापुर, दमन, गोडवाड़, सत्यपुरा, ये सब। 1319 तो जो मोहम्मद था वही अलाउद्दीन खिलजी था, जो उसको यहाँ पे पूरी तरह से दिखाया नहीं गया, पर वही अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मदी था जिसको हमने देखा, जिसने एक्सपेंड किया भारत के साउथ में। और 1320 में वो डायनेस्टी बदल के बन जाती है खुसरो डायनेस्टी। और 1321 में फिर वो बन जाती है तुगलक डायनेस्टी। जब उसके पहले बादशाह थे तुगलक खागान थे। यानी कि पूरी तरह से सफाया हो जाता है खिलजियों का।
उसकी उन लोगों की आपस की कोई पॉलिटिक्स होगी, उनके अंदर भी जो कोई आर्मी के चीफ होंगे तुगलक नाम के, वो रिवोल्ट करते हैं और खिलजियों को ख़त्म करके वो बन जाते हैं शासक। बंगाल में अभी भी इतिचीन नाम की कोई डायनेस्टी है। हालांकि अभी भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि गिलगित बल्तिस्तान, आज का जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेपाल अभी भी अनटचेबल रहे थे इस्लामिक इन्वेजन के बावजूद। युआन पूरी तरह से बन जाता है शिया, और इंटरेस्टिंगली ये कोई चागताई डायनेस्टी है, वो है सुन्नी। और मंगोल जो ओरिजिनल मंगोल है वो अभी भी पैगन ही है। और 1325 में तुगलक एक्सपेंड करते हैं, कच्छ को यहाँ पे जीतते हैं। यहाँ पे बंगाल की जो अपनी डायनेस्टी हुआ करती थी, वो भी तुर्कियों की थी, उसको अपने अंदर समा लेते हैं। और छोटे छोटे राज्य थे उनको भी वो जीत लेते हैं। तो ये थी अभी तक की हिस्ट्री हमने जो देखी 1337 तक की, कि किस तरह से भारत में जो इस्लामिक इन्वेजन हुआ, हमने एक गेम थी उसके माध्यम से उनके जो डेवलपर थे उन्होंने जिस प्रकार से इस गेम को डेवलप किया, उस हिसाब से हमने हिस्टोरिकल फैक्ट्स को भी समझने की कोशिश की। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं आगे भी 1337 से आगे की एक वीडियो में लेके आऊँगा, जहाँ पे हम भारत की ही हिस्ट्री को देखेंगे। तो आप प्लीज़ उस पार्ट 2 को भी देखिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।